आप सभी को आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर वॉल जी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जीबी मेरिडियन के बारे में पढ़ा और जीबी 25 ये किडनी का अलार्म पॉइंट है, शुरू पॉइंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन है और किडनी मेरिडियन चाइनीज के हिसाब से मैरो की मेरिडियन है। बोन मैरो और मैरो की मेरिडियन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और चाइनीज कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि ये किडनी मेरिडियन पैर के तलवे से केवन से शुरू होकर के इंटरनल मेरुलस बोन के ठीक 4 अंगुल नीचे जो आपका पैर का आर्च बनता है वहां पर K2 और फिर K3 K4 से होते हुए पैरों में इनर थाइस से होते हुए आपके कॉलर बोन के नीचे किडनी 27 तक जाती है। लेकिन डॉक्टर वॉल ने बोला नहीं, ये मेरिडियन पैर के तलवे से नहीं शुरू होती है, स्मॉल टो में टूअर्ड्स थंब साइड से शुरू होती है, नेल के जड़ से। जहाँ बाहर की तरफ यूबी मेरिडियन खत्म होती है, अंदर की तरफ से किडनी मेरिडियन शुरू होती है। और किडनी मेरिडियन वाटर की मेरिडियन है, अर्थली ब्रांच मेरिडियन। जितनी भी इन मेरिडियन है वो अर्थली ब्रांच है, और जितनी भी यांग मेरिडियन है हेवेनली ब्रांच। ठीक है, तो दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में केवन नाखून के जड़ से, स्मॉल टोज के नाखून के जड़ से अंदर की तरफ से शुरू होती है किडनी मेरिडियन। और K1 से K6 के बिंदुओं की लोकेशन चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुरूप न होकर के थोड़ा सा लोकेशन में फर्क है, ये ध्यान देने का विषय है। K1 पैर के तलवे से शुरू होती है और डॉक्टर वॉल ने K1 को ये भी के किडनी के डीप लिम्फ का पॉइंट बताया, नाखून के जड़ में डीप लिम्फ का। तो आप देखिए कि इंटायर बॉडी को अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो K1 उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, डीप लिम्फ का पॉइंट है किडनी का। तो किडनी मेरिडियन में K1 डीप लिम्फ का पॉइंट है। अगर बॉडी में K1 पॉइंट को प्रेस किया जाए, दबाया जाए। और दूसरा चीज क्या है, K1 किडनी का सन पॉइंट भी है। तो ये सेडेशन पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेडेशन पॉइंट है। यह मेरिडियन आपके चेस्ट में मेम्ब्रियो क्लेविकल जंक्शन पर, ये यहाँ से ये गड्ढा उठता है, ये हड्डी है। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर आके किडनी 27 खत्म होती है। तो और वक्स के ऊपर कंठिका को जोड़ती है। तो किडनी मेरिडियन में ईबी के हिसाब से टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 38 पॉइंट है, और चाइनीज कॉन्सेप्ट में 27 पॉइंट है। तो डॉक्टर वॉल ने किडनी मेरिडियन पर 11 नए बिंदुओं को खोजा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी नए बिंदु खोजे गए हैं। बहुत सारे लोग आपस में हम लोग ये भी चर्चा करते हैं कि अगर इतनी यूजफुल है डॉक्टर वॉल की थेरेपी तो इसका यूटिलाइजेशन कम क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है, कम होता है जितनी ये पोटेंट थेरेपी है। लेकिन जैसे जैसे इजियर थेरेपी डेवलप होती है उसके समकक्ष, उसी के अकॉर्डिंग
नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले रिफ्लेक्सोलॉजी से शुरू हुआ, फिर सुजोक एक्यूप्रेशर आया, फिर चाइनीज मेरिडियन पर काम काफी हुआ, फिर डॉक्टर वॉल की मेरिडियन पर भी 2003-4 में बहुत सारा पॉइंट्स लगाते थे हम लोग, और रिजल्ट भी अच्छे थे। लेकिन अब साथ के साथ आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है वो मोर इजियर होता गया, साइंटिफिकली भी, लॉजिकली भी, और ये भी उतना ही इफेक्टिव है। बट ये है कि आपको सही समय पर सही बिंदु को लगाना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण चीज है कि कौन किस चीज पर ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा है। तो चाइनीज मेरिडियन में 12 मेरिडियन +2 कंट्रोलिंग मेरिडियन CBGB आपने पढ़ा, और फिर डॉक्टर वॉल ने उस 14 मेरिडियन के साथ 8 टिश्यू मेरिडियन अलग से दी। तो ये इन्वेंशन है, लेकिन आयुर्वेद में 7 और 8 टिश्यू का पहले से उपचार दिया गया है, और उसको फिंगर में लगाना हर पेशेंट के लिए इजी हो जाता है। और डॉक्टर वॉल ने चाइनीज मेरिडियन के 5 एलिमेंट कॉन्सेप्ट पर काम किया, आयुर्वेद में 10 एलिमेंट पर काम हुआ। तो जो चीजें डॉक्टर वॉल बता रहे हैं वो चीज आयुर्वेद में हम लोगों को एट इट इज मिल रही है। तो इसलिए इन सब चीजों को करने में विशेष लाभ की अवस्था है। यूज के हिसाब से चाइनीज मेरिडियन या डॉक्टर वॉल की मेरिडियन का उपयोग कम कर पाते हैं हम लोग। अगर पॉइंट की जरूरत होती है तो देना भी चाहिए, और अच्छा भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कौन किसको इस्तेमाल करता है। अगर आपको डॉक्टर वॉल पर काम करना है तो उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और पॉइंट की फाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया कि डॉक्टर वॉल की मेरिडियन, टिश्यू मेरिडियन देखना है तो इन यांग डिवीजन लाइन पर पॉइंट होना चाहिए, और चाइनीज मेरिडियन के अकॉर्डिंग चलना है तो इन यांग डिवीजन लाइन से इन साइड में आ, थोड़ा सा टेपर करके आपको मैग्नेट लगाना पड़ेगा, और यांग मेरिडियन है तो yin यांग बॉर्डर से यांग साइड में टेपर करके आप देखेंगे दोनों के रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं। तो कुल 11 नए बिंदुओं की खोज डॉक्टर वॉल ने की, जो बाइलेटरल है। तो K1 किडनी का डीप लिम्फ का पॉइंट है, और सन पॉइंट भी है, तो सेडेट करते हैं। तो आपको देखिए, आपको जब शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था कि कोई भी एक्यूट इमरजेंसी हो, कोई बेहोश होकर गिर जाए तो K1 पॉइंट को पैर के तलवे में दबाना चाहिए। लेकिन जब आप डॉक्टर बावर कह रहे हैं पैर की उंगली में है, तो पैर की उंगली में दबाने पर हम लोगों में देखा कि उतना ही लाभ है। फिर चाइनीज कॉन्सेप्ट ने बोला कि K1 गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 26 को बारी बारी से दबाने से आराम मिल जाता है, पेशेंट होश में आ जाता है, अगर कोई पेशेंट फेंट हो जाए, बेहोश हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर बात ये, और दूसरी बात समझनी हो गई कि जिनका बीपी हाई है उनका K1 ही दबाना है, और जो कोई फेंट हुआ, अगर नॉन पर्सन है कि उसका बीपी लो होता है, तो गवर्निंग वेसल 26 बताया। और गवर्निंग वेसल 26 लो बीपी में क्यों काम करता है? और K1 किडनी का पॉइंट है, हाई बीपी में करता है। तो जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो किडनी से कनेक्टेड है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हार्ट से। तो जब भी ऊपर का बीपी बढ़ेगा किडनी इफेक्ट करेगी। और दूसरा बताएगा, गवर्निंग वेसल 26 कहाँ पर होती है? नाक के नीचे। अगर आप चाइनीज एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे तो नाक के नीचे जो गवर्निंग वेसल 26 है, ये इंटरसेक्शन है LI मेरिडियन का, लेफ्ट से राइट का।
और एलाई मेरिडियन किडनी की मदर एनर्जी है, मदर ऑर्गन है। तो लो बीपी होगा तो गवर्निंग बेसल 26 तो हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोलते हैं कि वहां पर गवर्निंग बेसल 26 भी आता है लोकेशन वाइज। लेकिन ये बात आप और हम कभी फोकस नहीं करते कि यहाँ एलाई मेरिडियन का कंट्रोल होता है। और जैसे ही एलाई मेरिडियन को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे दबाइए, कस के नहीं दबाइए। अगर बीपी लो है, तेज दबाएंगे तो ड्रिप कर जाएगा। तो धीरे धीरे दबाने से क्या होगा, टोन अप होगा, ब्रेन को और बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट कंट्रोल करता है लंग्स। ये कनेक्टिविटी है, मेटल किडनी का, हार्ट और मेटल के साथ ट्राइएंगल बनता है, ट्राइपोडिक बनता है। तो अगर ये बात आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी आंशिक है, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल बातें हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि बीपी बढ़ने और घटने पर, बीपी बढ़ने पर K1 को क्यों दबाते हैं। सन पॉइंटर सेडेट करेगा सिस्टोलिक प्रेशर को। और गवर्निंग प्रेशर 26 LI19 का पॉइंट है, LI19 नंबर का पॉइंट है। और एलाई मेरिडियन, अगर बीपी लो है और तब फेंट होता है आदमी, तो गवर्निंग प्रेशर 26 से चक्कर आना, बीपी लो होना, सब में काम करता है। तो ये बात हमें थोड़ा सा अलग तरीके से समझनी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जब बीपी लो होता है तो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट कम हो जाता है, तो बीपी लो हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट ब्लड में बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी, तो बीपी हाई हो जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीपी की दवा तो देता है, लेकिन उसमें होता क्या, डाईयूरेटिक होता है। आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके ब्लड से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल देता है। तो जब किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, आप देखिए कि कितना फिल्टर करती है किडनी। एक किडनी 90 लीटर, 90 लीटर एक किडनी ब्लड और फ्लूइड फिल्टर करती है एक दिन में। तो दोनों मिला के लगभग 170 से 180 लीटर करती है। ये फैक्ट समझने का विषय है। क्या आप इतना पानी पीते हैं, इतना फ्लूइड कहाँ से आपकी बॉडी में आता है। पर डे की बात हो रही, 170 लीटर से लेकर 180 लीटर, ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में ओवरलोड डाल रहे हैं, उसको किडनी फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। तो जितने ऐसे पेशेंट बीपी के मिलेंगे, उनको डॉक्टर पहले डाईयूरेटिक देता है, या जो आपकी ब्लड प्रेशर की गोलियां होती हैं वो भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हैं कि यूरिन पास हो जाए, तो बीपी लो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो हमारे यहाँ चाइनीज कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, इस सिस्टोलिक प्रेशर को किडनी देखती है, डायस्टोलिक प्रेशर को हार्ट का रिलैक्सेशन। अब हार्ट का रिलैक्सेशन किस पर डिपेंड करता है, हार्ट का रिलैक्सेशन अगर लंग्स स्ट्रांग होगा या एलआई स्ट्रांग होगी, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंट्रोलिंग मेरिडियन, कंट्रोलिंग एलिमेंट है। तो वहां पर क्या होगा, अगर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा तो उसका जो डायलेशन है वो कम होगा, तो नीचे का बीपी रेज कर जाएगा, नीचे का बीपी रेज कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हार्ट ज्यादा डायलेट होगा, नीचे का बीपी ड्रिप कर जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट का आप जब देखिए तो ऊपर का 160-70 आता है और नीचे का 60-65 आता है, या 70 के अराउंड में आता, लो हो जाता। ये कोऑर्डिनेशन आपको ट्रीटमेंट में अपने समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ में तो आ जाए, लेकिन करें क्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे साथ एक तरुण नाम का लड़का बैठा है, ये बोलता है कि सर हमें सब आता तो हम हेल्पलेस नहीं होते। अभी अभी थर्ड सेमेस्टर किया है और थर्ड सेमेस्टर में कोई पढ़ाई नहीं करती। ठीक है ना, सही कह रहा हूँ ना। और ये हेल्पलेस हो जाता है। आप सोचिए कि इतना स्ट्रांग विजन है, उस
को सरफेस लेवल पर समझना और डेप्थ लेवल पर समझना। हमने एक पेशेंट का किडनी स्टोन लंग्स की डिफिशियंसी के साथ निकाला। लंग्स इज मदर ऑफ किडनी। और मेटल, मेटल क्या है? मेटल क्या? हार्डेस्ट सबस्टेंस है। तो जब उस की को बढ़ाया तो किडनी स्टोन निकलना शुरू हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आप लाए? तो मदर से लाया। अगर बच्चे में स्टोन बन रहा है, किडनी उसको साफ नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब वीक है। वीक होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी मदर से एनर्जी नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी चीज समझने के लिए, इतनी डेप्थ समझने के लिए एकदम से कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर हमें बड़ा बनना है, नॉलेज अच्छी पानी है, तो शॉर्टकट कहीं से नहीं चलेगा। हर चीज को थॉरवली पढ़ना होगा, उसको एनालाइज करना होगा और सीखना होगा। तो किडनी मेरिडियन में इसीलिए K1 और गवर्निंग वेसल 26 का कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर वॉल ने किडनी मेरिडियन में K1-1 लिम्फ ग्लैंड ऑफ किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट बताया। लिम्फ ग्लैंड ऑफ किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को आप जानते हैं कौन सी ग्लैंड है? सभी लोग पढ़ा होगा एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर होती है। मोटी मोटी बात समझिए कि कोई भी क्विक डिसीजन लेना हो, क्विक एंड राइट डिसीजन, सेलेक्टिव डिसीजन, ठीक है? ठीक है। कोई भी डिसीजन क्विक लेना हो और करेक्ट लेना हो, जिसकी एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रांग है वही ले सकता है। कि आपको अपने जीवन में संघर्ष करना है कि जीवन को छोड़ के जाना है, ठीक है? तो जो संघर्ष करने वाला होगा वो किडनी उसकी मजबूत होगी। जो भागता है, डर के छोड़ देता है, फियर, वो भी एड्रिनल ग्लैंड से कंट्रोल होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड दो तरह के हार्मोन छोड़ती है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। एक स्टेरॉयड होता है जो आपको फिजिकल और मेंटल ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है। दूसरा कार्टिकोटॉपिक हार्मोन्स होते हैं जिसमें आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर सर्कुलेट होती है? ब्लड के थ्रू होती है। तो K1-1 एक पॉइंट एड्रिनल ग्लैंड के ट्रीटमेंट का है। डॉक्टर वॉल ने इंडोक्राइन मेरिडियन ट्रिपल वार्मर पर भी एक पॉइंट बताया। कौन सा पॉइंट बताया भाई तरुण? TW1। तो TW1 के साथ K1-1। लेकिन जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड की 10 मेरिडियन मिलती हैं, 10 स्पाइरल। तो आप देखिए कि कहां पर और कितना ज्यादा काम करने का चीज मिल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यहां पर भी कर सकते हैं। K1-2 रीनल प्लेक्सिस का पॉइंट है, यानी किडनी का ब्रेन से कम्युनिकेशन L4, L3, L4 से कनेक्टिविटी है। तो किडनी थोरेसिक 11-12 से लेकर के लंबर 3-4 तक की साइज में होती है, यानी 9 से 11 सेंटीमीटर की लेंथ होती है किडनी की। तो राइट किडनी थोड़ी सी छोटी और मोटी होती है, लेफ्ट थोड़ी लंबी और बड़ी भी होती है। ये भी बात समझनी है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता किडनी की साइज क्या है। बहुत पहले की बात है, हमारे साथी किसी के यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ कोई आया हुआ था। ये लोग अपनी खूब बातें कर रहे थे और किडनी का इलाज कर रहे थे पेशेंट का। पेशेंट को आराम था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन लोगों को किडनी की लेंथ साइज ही नहीं पता थी। आके पूछे यार हमको यही नहीं पता है। तो जो आपको सेमेस्टर 1 में 2 किताब दी गई है, अग्निवेश, अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश और सूक्ष्म अभिनव, उसमें सारी छोटी छोटी बातें डिटेल के रूप में दी गई। ये बेसिक फंडामेंट है। लोग कहते हैं हमें आता नहीं है,
हम कहते हैं आप पढ़ते नहीं है। अच्छा, मैं खुद ही कहता हूँ सबसे कि मैं खुद ही नहीं पढ़ता, ये भी बात सही है, और वाकई में नहीं पढ़ता, ये भी सही है। तो इसलिए नहीं, क्योंकि शुरू में जब हमने सीखा तो उसको ठीक से पढ़ा और मुझे याद है। अगर आपको याद रहेगी तो आपको भी समस्या नहीं होगी। तो K1-2 रीनल प्लेक्सस का पॉइंट। प्लेक्सस का मतलब नर्व्स का गुच्छा जो उसको इनर्वेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में कैसे एक्टिवेट होगा? विद द हेल्प ऑफ 10th cranial नर्व और पेरिफेरल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व के माध्यम से। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। K1-3 किडनी का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, किडनी का और यूरेटर का, यानी जहां से यूरिन बन के किडनी के द्वारा ब्लैडर में आती है, उस सब का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस। K1-4 पेरिटोनियम ऑफ किडनी, किडनी की आउटर कवरिंग का पॉइंट है। बहुत सारे केसेस में जिनकी किडनी का केस आप देखिए, उनका अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में क्या मिलता है, किडनी की आउटर लाइन इरेगुलर है। तो ये समझ जाइए कि ये गंभीर समस्या है। मैं बार बार आपको अपनी क्लास में बता रहा हूँ कि आउटर लाइन यानी आकाश एलिमेंट जिसका बिगड़ गया उसका भला होने वाला नहीं, क्योंकि सारी चीजें आप देखेंगे, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी परमेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस आर्गन की सब खत्म हो जाती है। अगर वो थिन हो गई तो आर्गन थिन हो जाती तो क्या होता है, फट के बाहर आ जाता, हर्निएशन। और थिक हो गई तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। हाँ? तो फिर सड़ने लग जाएगा, कह रहे हैं लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात है। K1 यूरेटर का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पेरिटोनियम का पॉइंट जरूर चेक करें, यूरेटर का पॉइंट जरूर चेक करें। K1B सुप्रारीनल प्लेक्सस का पॉइंट, K1B सुप्रारीनल प्लेक्सस का, और यानी सुप्रारीनल यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में भी दो हिस्से हैं, कार्टेक्स एंड मेडुला। किडनी में भी कार्टेक्स एंड मेडुला, दोनों के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो सिमिलरिटी है। और जिनका इस तरीके का कंडीशन हो जाता है कि एड्रिनल हाइपरटेंस कर जाती है तो बीपी कहीं से नहीं कंट्रोल होता। शायद अनीता जी होंगी, उनके हस्बैंड का कई बार ऐसा हुआ है, वो बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन से होके वो गुजरी। तो रीनल, यही सुप्रा रीनल प्लेक्सस का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है तो बीपी एकदम से शूट करता है। बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति का भी बीपी एकदम से शूट करता है, यानी नर्व का इनर्वेशन खत्म हो जाता है सुप्रा रीनल प्लेक्सस से। तो ये पूरे दोनों एड्रिनल ग्लैंड का माप बिंदु है, राइट और लेफ्ट का किडनी 1B। तो ये नर्व से एड्रिनल ग्लैंड को कनेक्ट कर रही है। और K2A रीनल मेडुला का, रीनल मेडुला बाहर कार्टेक्स है, अंदर मेडुला है। जो अंदर का किडनी का हिस्सा है उसको रीनल मेडुला बोलते हैं उसका, और उसी रीनल मेडुला को मैरो भी बोलते हैं, वहीं से मैरो बनती है। और देखिए फिर क्या लिखा, K4A एनल स्फिंक्टर्स का पॉइंट है। आप स्टूल पास करते हैं, एनस ओपन हो जाता है, स्टूल पास कर लेते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाता है, एनल इंफ्लेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। ठीक है। तो जब आप स्टूल पास करते हैं तो K4A पास करने में दिक्कत होती है, लोग कहते हैं जोर लगाना पड़ता है।
यानी वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन है, वीक है। ठीक है ना। ये आप पास करने का प्रयास करते हो, ऐसे लगता है कि मल वापस चला गया, फिर प्रेशर बनता है, मल वापस चला गया। तो ऐसी कंडीशंस में K4A टोन करना चाहिए। K4A टोन करना चाहिए। और जिनका मोशन रुके ही ना, पहुंच ही ना पाए, उनको सेडेट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मोशन का फीलिंग हुआ और भागते भागते कपड़ा खराब हो जाता है, खासतौर से ओल्ड एज में। तो वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व वीक होती है, कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करके आप नहीं रख पाते। तो ये सब देखिए किताबों में मिलता नहीं है, ये समझना है इसका क्या फंक्शन है, इसको कैसे हम आपको बता पाए, आप आगे उसको कैसे फॉरवर्ड कर पाए। क्लियर है। तो K4A एनल इंस्पेक्टर्स का पॉइंट है कि मल बाहर आ रहा कि नहीं, प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, ऐसे लगता है। बहुत सारे लोग आते कहते हैं ऐसे लगता है, जब हम लगता है मोशन आया, हम जा रहे हैं, बैठते हैं पॉट पर, तो ऐसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है नस, स्टूल बाहर ही नहीं आता। इसमें इसका मतलब हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक रोल बढ़ा हुआ है, सिंपैथेटिक वीक है। तो सिंपैथेटिक बढ़ाने के लिए टोन करना होगा। और उनको जिनको कंट्रोल नहीं होता, उसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा है, सॉरी सिंपैथेटिक बढ़ा है, पैरासिम्पैथेटिक कम है, उनको सेडेट करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्यों टोन और क्यों सेडेट करना चाहिए, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको पता होगा 194 के पेज पर है ये, हिंदी में, और इंग्लिश में 180 पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, K6A लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ रेक्टम। अगर रेक्टम में लिम्फ का ड्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, पाइल्स हो जाएंगी। तो उसके ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पॉइंट है। और K10A एडिनल का मेडुला का पार्ट है, K10B मेडु कार्टेक्स का पार्ट है, एडिनल के कार्टेक्स का। तो एडिनल में कार्टेक्स आउटर लेयर में होती है, मेडुला अंदर में होती है, जैसे किडनी में है वैसे स्ट्रक्चर है। क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको सांकेतिक रूप से दोनों बातें बताता है। तो किडनी का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर में कार्टेक्स, अंदर गोला में मेडुला होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पीएबी में किडनी मेरिडियन में 11 बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन किया। इसको आप कैसे समझेंगे। डॉक्टर वॉल ने बताया कि किडनी का केवल डीप लिम्फ का पॉइंट है, साथ में और क्या बताया, रीनल पेल्विस का पॉइंट है। रीनल पेल्विस कहाँ पर होती है, जहां किडनी से एक ऐसे निकलती है हिस्सा, जिसको आप यूरेटर बोलते हैं। तो जो हिस्सा निकलता है इनिशियली, वो रीनल पेल्विस बोला जाता है। और K2 पाइलोरीनल रीजन है, किडनी और मूत्राशय के विभिन्न भाग का हिस्सा है। और K3 रीनल पेरेन्काइमा एंड आर्टरीज ऑफ किडनी, किडनी को जो ब्लड सप्लाई होती है। ये तो निकल रहा बात, ठीक बता रहा हूँ। तब का इतना संकोच, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। तुझे देख के मैंने ढूंढने लगा, कहीं तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैं कॉन्फिडेंट, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं रहता जहां मैं हूँ। सॉरी। तो K3 देखिए, रीनल पेरेन्काइमा का पॉइंट। किडनी फेल होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रीनल रीनल पेरेन्काइमा।
पेरेनकाइमल टिश्यूज यानी यूनिट ऑफ फंक्शन। और आर्टरीज ऑफ किडनी, किडनी की आर्टरीज जो रीनल पेरेनकाइमा को ब्लड सप्लाई करती है वो कम हो जाती है, तो किडनी के फंक्शन इफेक्ट करती है। तो ये रीनल पेरेनकाइमा का पॉइंट है, किडनी का अर्थ पॉइंट है, यानी पूरे किडनी के शेप साइज को ये मेंटेन करने का काम करता है। और साथ में ये किडनी का सोर्स पॉइंट है, आर्गन सोर्स पॉइंट। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए फिर से K5 आ गया, रेक्टल प्लेक्सस का पॉइंट। रेक्टम सिग्मोइड कोलोन से लेकर के एक हिस्से में लगभग 8 से 10 इंच लंबा होता है रेक्टल कैनाल, 8 से 10 इंच लंबा। और फिर K5 किसका है? एनल कैनाल, एनल कैनाल, एनल कैनाल। और K6 रेक्टम का पॉइंट है। तो K4, K5, K6 गुड पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, पाइल्स, व्हाटएवर। K7 ब्लड का पॉइंट है, K7, SP6, लीवर 5 आप लोगों को बताया, तो ये ब्लड का पॉइंट है। K8 3 इन क्रॉसिंग पॉइंट है, 3 इन मेरिडियन के मिलन का बिंदु है, K8। K19 रीनल रेमी ऑफ द वेगस नर्व का पॉइंट है। K20 सीलियक रेमी, रीनल रेमी ऑफ द वेगस नर्व, ये किडनी से कनेक्टेड वेगस नर्व का पॉइंट है। और K20 इज सीलियक रेमी ऑफ वेगस नर्व। तो सीलियक, सीलियक क्या? सीलियक आर्टरी जो एब्डोमेन में आर्गन को, इंटायर आर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, उसके कंट्रोल ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। K21 बहुत बड़ा पॉइंट है, दिस इज द हिपैटिक रेमी ऑफ वेगस नर्व, यानी लीवर का कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर ब्रेक डाउन होता है तो किडनी 21 को टोन करिए, ये वेगस नर्व का पॉइंट है। तो चाइनीज किडनी 1 को डीप लिम्फ का पॉइंट बताते हैं। और गंभीर रोग में K1 पर उपचार देना चाहिए। किडनी मेरिडियन में कुछ ऑटो इनर्वेटिक पॉइंट है, प्लेक्सेस के पॉइंट है। K1-1 रीनल प्लेक्सेस, K4 रेक्टल प्लेक्सेस, एंड UB63 लोअर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, UB66C वेसिकल प्लेक्सेस, K1B रीनल प्लेक्सेस का। तो गंभीर बीमारियों के डिसऑर्डर में इन पॉइंटों को ट्रीट करना चाहिए। पहले क्लीनिंग करनी है तो सेडेट कर दीजिए, फिर एक्टिवेट करना है तो टोन कर दीजिए। किडनी और एडिनल ग्लैंड से संबंधित लिम्फ वेसल्स है K1-1, किडनी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, फोड़े के उपचार का खास बिंदु है। किडनी मेरिडियन में कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है K1-3, जो किडनी और यूरेटर को देखती है। K1-4 पेरिटोनियम का पॉइंट है। The urinary system is one of the excretory system of the body. It controlled by following structure. तो आप देखिए आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है। तो मेजर आपकी बॉडी से 3 तरह का एक्सक्रीशन होता है। किसी भी मैटर का, यानी किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप सभी लोग जानते हैं, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सभी जानते हैं। तो आपके सारे एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में मिलते हैं। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी से वाटर के रूप में, यानी लिक्विड के रूप में एक्सक्रीशन किडनी कराती है। ऑक्सीजन यानी गैसियस रूप में लंग्स कराता है। और सॉलिड के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल पास करके करती है। ये 3 बातें हैं। और बॉडी में स्वेटिंग वाटर के रूप में, आई टीयर
टीयर से आइज, नोज से सिक्रीशन, ये सब सारे होल से सेक्रीशन, सब कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड में करते हैं। तो देखिए कितने पैटर्न में बॉडी अपने को क्लीन करती है, एक छोटी सी बॉडी। तो यूनिवर्स कैसे क्लीन करता होगा, आप सोचने का विषय है, आप लोगों के लिए छोड़ दिया। तो इसमें जो है ए पेयर ऑफ किडनी विद सेक्रेट यूरिन बनाने का काम करती है। एक टू यूरेटर्स होते हैं जो यूरिनरी ब्लडर से कनेक्ट होते हैं, एक यूरिनरी ब्लडर होती है विच स्टोर यूरिन, वन यूरेथ्रा थ्रू विच यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर टू एक्सटीरियर, बाहर की तरफ निकलती है। तो ये किडनी के बारे में छोटी सी बात है। तो देखिए हम लोग एक छोटी सी चीजों की चर्चा कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। जैसे आपका K1 है, रीनल पेल्विस का पॉइंट है किडनी का। अभी बताया कि जहां से किडनी का यूरेटर निकलता है उससे पहले का हिस्सा पेल्विस का है, और इसके ट्रीटमेंट की बैलेंसिंग करने में ऑटोनॉमिक लेवल पर ST44C लेफ्ट एंड राइट सीलियक प्लेक्सस है, यूबी यूरिनरी ब्लडर का 16 नंबर पॉइंट लेफ्ट एंड राइट थोरेसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व का है, K1-1 रीनल प्लेक्सस का है, K21 हिपैटिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का है, K19 रीनल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का है। तो रीनल पेल्विस किडनी और यूरेटर को जोड़ता है और फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो रीनल पेल्विस यूट्रस ब्लडर और यूरेथ्रा चारों मिलाकर के यूरिन कलेक्शन और शरीर से बाहर निकालने में काम करते हैं। इस कार्य में इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ भी होता है तो उसमें इसका उपचार करना चाहिए। किडनी 1-1 लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है, किडनी और एडिनल ग्लैंड का। किडनी 1-2 रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है। तो रीनल प्लेक्सस में देखिए क्या मिलता है, दिस इज ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, इट इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट के 1-2। तो किसको करती है, किडनी को, टेस्टिकल्स को, ओवरी को, एंड ये यूरिन को रोकता है और इंस्पेक्टर को बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है K1-1, जिनका यूरिन अपने आप लीक हो जाता हो। तो ये देखिए क्या है, सिंपैथेटिक सप्लाई है। तो जब सिंपैथेटिक सप्लाई है तो जब इसका फोर्स बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो आपको यूरिन रोकना मुश्किल हो जाता है, आपका इंस्पेक्टर्स अपने आप लूज होके हो जाता है। तब वहां K1-2 को सेडेट करें और यूरिन ना निकले तो टोन करें। K1-3 किडनी एंड यूरेटर के अपर पोर्शन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। K1-4 पेरिटोनियम का पॉइंट है, यानी उसके चारों तरफ के आवरण का। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिटोनियम व्हिच कवर किडनी ओनली इन द लेटरल एंड अपर पोर्शन ऑफ किडनी। किडनी 1A यूरेटर का अपर एब्डोमिनल पॉइंट है। K1B सुप्रा रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है, एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड। एडिनल ग्लैंड का पॉइंट है, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर का पार्ट है, और यह एड्रिनल के स्रावों को बढ़ाता है। तो जिनका एड्रिनल का स्राव कम हो उसको K1B टोन करना चाहिए, और जिनका कम है उनको, जिनको ज्यादा है उनको टोन करना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, कुछ व्यक्ति ऐसे, अब इसको हमने क्या बताया कि इसका जो खास नेचर होता है क्विक डिसीजन लेने में। जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनको क्या करना चाहिए, टोन करना चाहिए। जो संकोच में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको टोन करना चाहिए। किसको, K1B को। जो अपनी बात को समझ जाए और जल्दी जल्दी बात पर आगे बढ़ जाए, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, इसको छोड़ो उसको कर लो, ये नहीं, इसको कर लिया अब इसको कर लेते हैं। तो आपको ये मजबूत आधार देता है K1B।
एड्रिनल ग्लैंड के स्रावों को बढ़ा देता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे काम किया, अब थोड़ा आराम कर लेंगे, उन्हीं के लिए तो उनको एड्रिनल ग्लैंड का K1 भी टोन करना चाहिए। और जो थकते ना हो, रुकते ना हो, उनका सेडेट कर दीजिए, ज्यादा सेक्रीशन कर रही है। अनीता जी दोनों पॉइंट लगा लीजिएगा, एक आपका एक उनका, बराबर हो जाएगा। एक रुकता नहीं, एक चलता नहीं। ठीक है। K2 pylorrenal regions of the kidney comprising renal medulla, the rounded space of renal pyramids का, द पेपिली विथ कलेक्टिंग ट्यूब का, जो किडनी में कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं उसका पॉइंट है, द मेन एंड नेसेसरी रीनल कैलकुलिस का पॉइंट है, जो किडनी में प्याले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे फनल छान के लाती है। स्पेशल नोट है, ए डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट स्टोन और रीनल ग्रीवेजेस, यानी अगर किडनी में स्टोन है, ज्यादा बन रहा, तो K2 डेफिशिएंट होगा। तो जिसको किडनी में किडनी में स्टोन बनने के टेंडेंसी ज्यादा हो, या किडनी में स्लज बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो, उनको K2 टोन करना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक क्रांति ले आ सकती है। आप ब्योल में भी K2 टोन करेंगे, तो जिनको स्टोन बनने की प्रोसेसिंग है, डिफिशियंसी मतलब क्रॉनिक की होती है, तभी स्टोन बनता है, तभी टोन करना पड़ता है। हायर पॉइंट है, K2A रीनल मेडुला का पॉइंट है। ये किडनी के अंदर की मज्जा यानी मैरो का पॉइंट है, फॉर द स्ट्रेट कैनेकुलिस एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इट ट्रीट एक्यूट इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग किडनी। जिनको कोई मेडिसिन वगैरह खाने से अचानक किडनी फेल हो जाती है, उसके इन्फ्लेमेशन को ये कम करती है K2A। हीट पॉइंट है, तो जो भी इन्फेक्शन होगा अचानक मेडिसिन खाने से, वो इसी से जाए। तो अचानक इन्फेक्शन हुआ, K2 क्या, क्या है, K2 क्या है, हीट पॉइंट है। ये उसकी सब ब्रांच है K2A, तो टोन करना चाहिए इन्फेक्शन के केस में। तो देखिए इसमें स्पेशल नोट है, एन एक्सेस ऑन वन साइड K2A इंडिकेट फोकस ऑफ डिस्टरबेंस टॉक्सिकोसिस। अगर एक तरफ K2A पर ज्यादा पेन है, आप दोनों तरफ K2A को छुएंगे, तो कहाँ आती है, पैर में आती है। अब कैसे दिखाऊं पैर, ये भी बात है। वैसे मैं जूते पहनता नहीं, पहनाया जाता। ये देखिए, ऐसे देखिए, तो ये आपका यहाँ से आकर के ये इधर से आ जाती है। इस हिस्से में K2A मिलता है, आप दबाएंगे बहुत पेन मिलेगा इस हिस्से में। तो आप दोनों तरफ दबा के देखिए, तो दोनों तरफ दबाने से क्या होगा, जिस तरफ ज्यादा होगा वो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है। किसका है, कि एक साइड में फुट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर वॉल के पॉइंट उसी मेरिडियन पर लगाने पड़ेंगे जहां बॉडी पर ना मिले। घुटने तक लगा सकते हैं, इल्बो तक लगा सकते हैं आप पेशेंट को, तो वो ओरिजिनल पर लगाइए, बेहतर है। बाकी जो नहीं मिलता है उसको आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर लगाइए। तो ये टॉक्सिक है फ्रॉम टॉन्सिल्स इंक्यूबेरीज ऑफ किडनीज। तो ये किडनी को प्रभावित करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस की हिसाब से। एंड एक्सेस ऑन बोथ साइड K2A इंडिकेट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक तरफ है तो टॉक्सिक बताता है, और दोनों तरफ है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट किडनी फेल्योर के केसेस आते हैं, तो K2A से दोनों चीजें पता चल रही है। अगर दोनों पर इन्फ्लेमेशन है, दबाते ही दर्द है,
डायग्नोज एंड ट्रीट एक्सक्रीशन एंड डिस्टरबेंस आफ्टर क्रोनिक डिजीजेज। पुराने रोगों में जिनको यूरिन का डिस्टरबेंस हो जाता है उनका भी यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है। A deficiency on this point indicate degenerative process of नेफ्रोसिरोसिस। आपने देखा सिरोसिस का मतलब क्या होता है, फोड़ा होना, पस वाला। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन में सिरोसिस हो जाए, तो अगर K2A की पुरानी डेफिशिएंसी हो गई तो ऐसे कंडीशंस में इस बिंदु को टोन करना चाहिए। K3 रीनल पेरेन्काइमा का पॉइंट है और इट ट्रीट ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। तो आप देखिए, आप किडनी में एक ही चेक कराते हैं, GFR, तो यही है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो अगर यही फेल हो जाए, यही वीक हो जाए, तो किडनी पर उपचार करना चाहिए। और अगर ये ग्लोमेरुलस एंड नलिकाएं क्षति विक्षत हो जाती हैं तो यूरिन से प्रोटीन आने लगती है। प्रोटीन का मतलब एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बोसिन, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो K3 को ट्रीट करना चाहिए। और ये क्या होता है, डेफिशिएंसी की कंडीशंस में होता है, तो K3 को टोन करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड आर्टरीज ऑफ किडनी, किडनी की आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करता है। दिस इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी एंड बैलेंस किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर, दोनों को बैलेंस करता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी जो ग्लूमर सेल्स हैं, अगर उसमें इंफ्लेमेशन हो जाए, रीनल पेरेन्काइमा में इंफ्लेमेशन हो जाए, रीनल कैलक्यूली में इंफ्लेमेशन हो जाए, जो टिब्यूल्स हैं, तो अगर किडनी में रीनल कैलक्यूली यानी छोटे छोटे पथरी हो जाए तो वो भी सब इसको इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर K2 के साथ K3 पर भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पथरी है तो K3 अर्थ पॉइंट भी है, यानी डिपोजिशन है, तो सिडेट करना चाहिए अगर पथरी है तो। K4 मीडियल एंड इंफीरियर यानी लोअर रेक्टल प्लेक्सस का पॉइंट है। दिस इज ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट एंड हिमोरॉयडल प्लेक्सस है। अचानक से हिमोरॉयड फटा और स्टूल के साथ ब्लड आ गया तो K4 सेडेट करना चाहिए। दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ किडनी, किडनी का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, पैसेज पॉइंट है। ट्रीट हाइपर इमोशन हियर, जो बहुत ज्यादा भाविक और उग्रता में हो तो इस बिंदु पर उपचार करें। खास तौर से देखा गया है कि मैनिक प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी चीखने चिल्लाने लगता है, रोने गाने लगता है, तो ऐसी कंडीशंस में पूरी बात सुनने की बजाय टोनी सेडेट करना चाहती है। जब हाइपर इमोशंस होगा, कोई चीज एक्सेस कंडीशन में होगी ना, तो सेडेट करते हैं। तो हाइपर इमोशनल जो होता है, ट्रीट हाइपर इमोशनल हियर, जो लोग रोते गाते हो, चीखने चिल्लाने लगते हो अचानक से, जिसको कहता है ना ड्रामा फैला देना, ऐसे लोगों को ये सेडेट करना चाहिए। दिस इज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इनर्वेशन लोअर रेक्टम एंड मीडियल रेक्टम। तो रेक्टम का पहला भाग, बीच का भाग और लास्ट का एनल कैनाल का भाग, तीन भागों में बांटा गया। और K4 एनल इंस्पेक्टर्स का पॉइंट है, जब मलद्वार सिकुड़ जाए और मल त्यागने में परेशानी हो तो K4A को टोन करना चाहिए, क्योंकि पहला सिंपैथेटिक कंट्रोल हो रहा है, इसको सिंपैथेटिक बनाना है, अंदर से बाहर लाना। जब मल द्वार फैल जाए और मल रोकने की क्षमता घट जाए तो इस पॉइंट को टोन करना चाहिए। और जब मल निकालने की बात हो जाए तो इस पॉइंट को सेडेट करिए। दोनों चीजें करने का आपको तरीका यहाँ पर बताया गया है। एनस मल द्वार हेराइड्स
जो एनस के चारों तरफ बाहर एरिया में मिलते हैं, उसका पॉइंट है K5। और इन्फ्लेमेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एनल कैनाल, यानी इन्फ्लेमेशन हो स्टूल पास करने के बाद भी, जलन और दर्द होती हो तो भी। फिशर, एनस के चारों तरफ की स्किन ढीली हो जाए, क्रैक कर जाए, जैसे आपके लिप्स फटते हैं जाड़े में, उस तरह के एनस के चारों तरफ फट जाए, उसको फिशर कहते हैं। और किसी को एनस के आसपास एक्जिमा हो, खुजली हो, तो K5 को सेडेट करते हैं। फिशर में भी सेडेट करेंगे और एक्जिमा में। K5 है रेक्टल वेनस प्लेक्सस का पॉइंट है, ये भी कंट्रोलिंग पॉइंट है। और K6 एनस का पॉइंट है। ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन एनल कैनाल में सूजन आने की वजह से हो जाती है, जिसको दबाने से दर्द होता है। इट ट्रीट रेक्टम, एनल हेमोरॉइड्स, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन ऑफ एनल कैनाल, फिशर, फिशर ऑफ रेक्टम, एक्जिमा ऑफ रेक्टम और एनस। तो जिसकी खुजली अंदर तक हो, उन सब का इलाज का बिंदु है K4, K5, K6। सिंपल सा है। K6 है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ रेक्टम कैनाल विद एसोसिएट लिम्फ नोड। तो अगर लिम्फ नोड बन गई है, गांठ बन गई है रेक्टम में, यही धीरे 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 कन्वर्ट होकर के लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाता है। जो ये लंबे समय तक घाव और फोड़ा बढ़ जाता है। तो K6A को जैसे ही आप ट्रीट करोगे, पास से पस निकलना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को काफी आराम मिलेगा। K7 ब्लड का पॉइंट है। और अगर किसी को रात्रि में पसीना आए तो यहाँ पर उपचार करें। अगर किसी को रात्रि में पसीना आए तो K7 इज मदर पॉइंट ऑफ किडनी। K7 इज मदर पॉइंट ऑफ किडनी। तो किडनी की मदर पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर K7 लीवर 5 SP6 PN6 पर उपचार देना चाहिए अगर ब्लड की केमिस्ट्री में गड़बड़। K8 इन क्रॉसिंग पॉइंट है, तीन पैर की इन मेरिडियन को मिलन बिंदु है, यानी लीवर, किडनी और स्प्लीन तीनों इस बिंदु पर मिलती हैं, उसका पॉइंट है। यानी तीनों मेरिडियन का एक साथ उपचार K8 से कर सकते हैं। K10 है एड्रिनल मेडुला का पॉइंट है। K10 भी सुप्रा कार्टेक्स का पॉइंट है। K19 रीनल रेमिस ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है, पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच ऑफ रीनल प्लेक्सस। एंड इट इनर्वेट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड के स्रावों का कंट्रोल करती है। K20 सीलियक रेमी ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। सीलियक रेमी ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। दिस इज पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच ऑफ सीलियक प्लेक्सस। तो ये स्प्लीन, पैंक्रियाज, डियोडिनम, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग ट्रांसफर कोलोन, लीवर, आर्ट, गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करते हैं। इट ट्रीट a treatment of this point increase secretion of pancreatic juices and hormones, insulin, and rate of digestion and absorption of food to be increased। K20 टोन करने से inhibit inversions of glycogens to glucose। जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में इसके रेट को कंट्रोल करके रखता है। इनहिबिट्स का मतलब कंट्रोल करके रखना। तो अगर आपको कंट्रोल करके रखना है और स्प्लीन, पैंक्रियास सारे ऑर्गन के बताना, K20 टोन करिए। वैसे ज्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं। K21 करते नहीं, पता ही नहीं है ना। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे। सीधा सा इसका फंडामेंट्स है। और K21 हेपेटिक रेनस ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। दिस इज पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक प्लेक्सस। इट इनर्वेट लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पैंक्रियास।
तो लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और पैंक्रियाज लीवर तथा गॉल ब्लैडर की स्नायु का वितरण करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट द किडनी फ्रॉम किडनी 27 ए सेकेंडरी वेसल्स गोज टू UB1। यहाँ से ये UB1 तक जाती है। ऑन दिस मेरिडियन देयर इज पॉइंट ऑफ स्टर्नोक्लेविकल आर्टिकुलेशन, यानी इस जगह पर होती है। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। तो ईच किडनी मतलब एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी कंटेन अबाउट 70 मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखिए, जितने नेफ्रॉन है उसका 70 गुना जो है ट्यूब्यूल्स हैं। 7 करोड़ नलिकाएं होती हैं इससे एक किडनी में, एक में। और दोनों में कितनी हो जाएंगी आप देखो। और 99% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन। 99% जो वाटर है वो नेफ्रॉन शोषित करता है। ओनली 1% ऑफ वाटर रिमेन एज ए यूरिन। यानी आपके 100 लीटर में से 180 लीटर, 170 से 180 लीटर पानी में से सिर्फ 1% यूरिन बनता है। यानी 1 से 1.5 लीटर के आसपास, यानी कि 1500 से 1700 ml इतना ही यूरिन बनता है। बाकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट किडनी नेफ्रॉन्स एट K3 right and K1-2 renal plexus for damage of right kidney due to the। अगर राइट किडनी डैमेज होती है तो किन कारणों से होती है, उसका जो नेफ्रॉन का पॉइंट है वो K3 है, रीनल पेरेन्काइमा, और K1-2 रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है। तो ये किडनी के क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है? मेथाइल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो जितनी चीजें बनती हैं दूध में, जो है मेथाइल एल्कोहल होता है, या फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड, इनका दूध और की चीजों में बनाने में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है और राइट किडनी को फेल करने का काम करती है। धोने कपड़े धोने से उपयुक्त होने वाले मिथाइल और फॉर्मेल्डिहाइड रसायन किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लोराइड जो आपके दंत मंजन में होता है, फ्लोराइड युक्त मंजन किडनी को नुकसान पहुंचाता है। सैलिसिप यानी सैलिसिप नामक केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये किडनी को खराब करती है। कार्बन ब्लॉक यानी कोयले की खान और धुएं में काम करने वालों की राइट किडनी खराब। लेफ्ट किडनी का नेफ्रॉन है K3 लेफ्ट, यानी रीनल पेरेन्काइमा का पॉइंट। K1-2 लेफ्ट रीनल प्लेक्सस फॉर द डैमेज ऑफ लेफ्ट किडनी ड्यू टू क्लोराइड। क्लोराइड का अधिक उपयोग, क्लोराइड का अधिक उपयोग कहाँ से करते हैं हम लोग? नमक से, NaCl। तो उसमें क्लोराइड बहुत मात्रा में होता है, सोडियम एंड क्लोराइड मिल करके। तो इसलिए कम नमक खाना चाहिए और ये किडनी को फेल करता है, किडनी को कमजोर करता है। और किडनी को कमजोर करेगा तो किडनी किसको कम कंट्रोल करती है? हार्ट को। तो उनका हार्ट भी कमजोर होगा। बेंजोएट नामक रसायन बेंजोएट नामक रसायन सभी प्रिजर्वेटिव में पड़ता है। जितनी भी पैकेट बंद चीजें आती हैं, पॉलिथीन में पैकेट बंद जितनी चीजें आती हैं, सब में यही होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, और उससे लेफ्ट किडनी खराब होने लगती है। डैंड्रफ केमिकल, रूसी भगाने के लिए जो बढ़िया बढ़िया हम लोग बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम लगाते हैं, उससे भी लेफ्ट किडनी खराब होती है। और देखिए खास बात क्या लिखी गई है? आयोडीन युक्त नमक के अत्यधिक सेवन से लेफ्ट किडनी खराब हो रही है।
अब क्या बोला जाता है प्रचार में, क्या आता है सुना है? आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। बताओ भाई, किडनी खराब कर रहे हो, दिमाग खराब कहाँ से होगा? किडनी खराब करो तो आयोडीन खिलाइए। तो आपके हर ग्रेन्स में, हर खाने के चीज में आयोडीन होती है, और बॉडी को जितना चाहिए नेचर ने उतना ही दिया है। ऊपर से नमक ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत है भाई। आप देखिए क्या बोला, डिब्बा बंद भोजन, अचार, चटनी, टमाटो से सॉस। कहाँ खाते हैं लोग? पकौड़ा बनाया और टमाटो सॉस, चटनी नहीं बना सकते ताजी हरी, टमाटर की चाहे धनिया की चाहे किसी की भी, सॉस जरूर खाएंगे क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है। और इसमें बेंजोएट नामक केमिकल होता है। बेंजीन एक केमिकल है जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें कार्बन काफी मात्रा में होता है। ऊपर बताया जा चुका है कि केवल डीप लिम्फ का पॉइंट है, तो किडनी की खराबी में इस बिंदु पर भी उपचार देना चाहिए केवल। तो आज हम लोग इतनी बात करते हैं, कल यूबी पर बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो कल हम लोग यूबी पर। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो